रात 10 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और 1 घंटे के बाद ये साफ हो जाएगा कि क्या आने वाला है अच्छा बजट। बिल्कुल, नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया और अगले 1 घंटे बाद अरुण जेटली अपना बजट भाषण संसद के अंदर पेश करेंगे। क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा, कितनी राहत मिलेगी, क्या अच्छे दिन लेकर आएगा ये बजट, इसी पर हमारी चर्चा लगातार होगी, आज दिन भर होगी। और अभी की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, संसद पहुंच गए हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली। 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, बजट पेश किया जाएगा और औपचारिक परंपरा के अनुसार बजट को स्वीकृति दी जाएगी। और उसके बाद राष्ट्रपति से भी मिले हैं इससे पहले अरुण जेटली और उन्हें बजट की अहम बातों की जानकारी दी है। मोदी सरकार के अच्छे दिन का ये पहला बजट है। इस बजट पर सबकी नजरें टिकी हुई है। इस बीच बजट की कॉपी संसद भवन पहुंच चुकी है और हमारे सहयोगी राकेश कुमार सिंह ने इसका जायजा लिया है। आम बजट की कॉपी जो है संसद भवन के परिसर में पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं कि ट्रक से जो है उतारा जा रहा है और काफी सुरक्षा व्यवस्था यहां पर किया गया है कि किसी तरह से ये लीक न हो। और जिस तरह से आम बजट तैयार किया जाता है, 2 हफ्ते तक जो है जो बजट तैयार करने वाले लोग हैं उनकी काफी जो है सुरक्षा के तहत उन्हें रखा जाता है। लेकिन आम आदमी की निगाहें इस बजट पर टिकी हुई है कि किस तरह से आखिरकार अरुण जेटली के पिटारे में क्या है, आम आदमी को किस तरह से राहत इसमें देने की व्यवस्था की गई है, साथ ही साथ नौकरी पेशा लोगों को क्या इसमें राहत दी गई है। होम लोन, क्योंकि सभी लोगों को एक घर की जरूरत होती है, ऐसे में होम लोन पर इंटरेस्ट में छूट कितनी बढ़ाई गई है, इसमें कुछ राहत मिलने की उम्मीद है जिस तरह से जो खबरें आ रही हैं। साथ ही साथ जो अरुण जेटली ने राजकोषीय सेहत सुधारने के लिए अरुण जेटली ने जो बातें पहले ही कह दी हैं, उससे उम्मीद यही की जा रही है कि बहुत अच्छे दिन फिलहाल लोगों के लिए नहीं आने वाले हैं। मुश्किलें उनकी बढ़ेंगी क्योंकि मिला जुला ये बजट रहने वाला है और इसके पीछे जिम्मेदार बताया जा रहा है। बार बार पूर्व पहले ही कह दी हैं, उससे उम्मीद यही की जा रही है कि बहुत अच्छे दिन फिलहाल लोगों के लिए नहीं आने वाले हैं। मुश्किलें उनकी बढ़ेंगी क्योंकि मिला जुला ये बजट रहने वाला है और इसके पीछे जिम्मेदार बताया जा रहा है। बार बार पूर्व सरकार को साफ साफ कहना है अरुण जेटली का। दरअसल स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि मोदी सरकार के लिए अभी कुछ भी आम जनता के लिए कर पाना इतना आसान नहीं होगा। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली संसद भवन पहुंच चुके हैं, मुस्कुराते हुए अंदर की तरफ एंट्री लेते हुए। इसके पहले भी अपने पिटारे को वो दिखा रहे थे। हालांकि इससे बहुत ज्यादा उम्मीद आज नहीं करनी चाहिए। इस वक्त तमाम खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनके साथ हम करेंगे आज की बड़ी बहस कि क्या अच्छे दिनों का संकेत देगा ये बजट या फिर माना जाए कड़वी दवा मिलने वाली है। और ये प्रतियां हम आपको दिखा रहे हैं, बजट की तमाम प्रतियां जो पहुंच चुकी हैं। अपने मेहमानों से हम बातचीत करें, लेकिन उसके पहले दीपक जी आपसे ये सवाल है, बहुत गोपनीय तरीके से ये सब कुछ जितनी भी कार्रवाई होती है वो रखा जाता है, बजट की प्रतियां भी रखी जाती हैं। फिलहाल वो संसद भवन अब पहुंच चुके हैं और अब उम्मीद कि कम से कम अच्छे दिन आए और इस तरह के संकेत मिले इस बजट से। जी हाँ, अच्छे दिन की उम्मीद सभी को है, लेकिन बड़ी सारी चुनौतियां अरुण जेटली के सामने हैं, नरेंद्र मोदी सरकार के सामने हैं। पहली चुनौती तो ये है कि महंगाई पर काबू कैसे पाया जाए। अगर महंगाई पर काबू पाया नहीं जा पाया तो लोग कहेंगे अच्छे दिन नहीं आए हैं। महंगाई एक ऐसी डायन है जो सबको डसती है, सबको प्रभावित करती है। कांग्रेस ने इसको एक बड़ा भारी मुद्दा बना रखा है। अल नीनो का इफेक्ट है, यानी मानसून कमजोर है। अगर मानसून कमजोर रहा तो महंगाई और बढ़ेगी और इसीलिए महंगाई पर एक खास विशेष फंड बनाया जाएगा जिसकी घोषणा इस बजट के अंदर की जाएगी। दूसरा मुद्दा जो होगा वो राजकोषीय घाटे को कम करना होगा। तीसरा मुद्दा जो होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कैसे होगा, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं होता है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ठीक से काम नहीं कर पाएगा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा पूरा रसातल में चला गया है। सर्विस सेक्टर जरूर बढ़ रहा है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरा रसातल में चला गया है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अगर बढ़ाना है तो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना होगा। लेकिन सवाल यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा कहां से आएगा, क्योंकि हमारी सोशल सेक्टर की जितनी योजनाएं हैं वो सुरसा की तरह उनका मुंह खिला हुआ है और वो पैसों को लीलती जा रही है। तो इस पर एक सामंजस्य बनाना, इस पर एक संतुलन बनाना अरुण जेटली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, माफ कीजिएगा, एक बहुत बड़ी चुनौती होगा। 10 साल से आदत पड़ गई है डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम लेते लेते, तो नरेंद्र मोदी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगा। और ये जो चुनौती है इससे
इसे पार पाने से ही हमको समझ आएगा कि एक अच्छे दिन का बजट है या नरेंद्र मोदी हमको एक कड़वी दवा पिलाने जा रहे हैं। लेकिन लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वो मीठी दवा पिलाएं, क्योंकि खांसी, जुकाम या फिर बुखार आजकल मीठी दवा से भी ठीक हो सकता है, कड़वी दवा पिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन संकेत तो बार बार यही मिले हैं कि कड़वी दवा ही मिलेगी, और मनमोहन सिंह का आपने नाम लिया, वो भी आज टीवी के साथ चिपके ही रहेंगे। देखेंगे बड़े अर्थशास्त्री हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी के इस पहले आम बजट में मिलता क्या है। तमाम खबरें ये भी हैं कि मनमोहन सिंह से भी मिले हैं अरुण जेटली जाकर, और उन्होंने उनसे बाकायदा बजट पर बात की है। तो ये बताता है कि विपक्ष को साथ लेकर चलने की कितनी मंशा है अरुण जेटली और नरेंद्र मोदी सरकार की। ये दर्शाता है कि मनमोहन सिंह जैसे वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने जो काम किया और प्रधानमंत्री के तौर पर जो काम किया, उसकी कितनी कद्र करते हैं अरुण जेटली। और ये एक अच्छा संकेत है एक प्रजातंत्र के अंदर, एक डेमोक्रेसी के अंदर, कि पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व वित्त मंत्री से जाकर हमारे वित्त मंत्री मिलते हैं और बजट पर टिप्स लेते हैं। भले से वो उनको शामिल करें या न शामिल करें, एक अलग बात है। लेकिन वो जी चिदम्बरम से भी मिले हैं उससे पहले। चिदम्बरम से भी मिले हैं। इसलिए आप देखिए इकोनॉमिक सर्वे पर चिदम्बरम का जिस तरह का बयान आया है, बड़ा पॉजिटिव, बड़ा कंस्ट्रक्टिव बयान आया है। उन्होंने माना है कि सरकार की जो रास्ता अपनाया है, जो रोड मैप है, वो ठीक है। उन्होंने एक बात पर एतराज किया है कि बहुत स्लो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सब 5 साल में होगा, अर्थव्यवस्था ठीक होगी, उसमें 5 साल लगेंगे। उन्होंने कहा इस गति को थोड़ा बढ़ाना चाहिए। बाकी इकोनॉमिक सर्वे की एक तरह से उन्होंने तारीफ की है। नहीं तो उन्हीं का इकोनॉमिक सर्वे है ना। नहीं, उन्हीं का नहीं, ये नई सरकार नहीं, कहा जाएगा एनडीए सरकार का है। देखिए टेक्निकली तौर पे कहा जाएगा एनडीए सरकार का। मैं कल दीपक जी आर्थिक सर्वे देखने के बाद मुझे सबसे ज्यादा धक्का लगा है, और मैंने कल ही इस पर लिखा है कि ये यूपीए सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण है या एनडीए सरकार का है। अब देखिए मैं बता रहा हूं कुछ, हरवीर जी इसको करेंगे। आपके वो बता रहे हैं कि हमारे अनाज जो है वो रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है, फल सब्जी में हम दुनिया में कुछ मामलों में नंबर 1 हो रहे हैं, दूध हमारा नंबर 1 हो रहा है, बिल्कुल एग्रीकल्चर हमारा 4.7 से जा रहा है। देश की आर्थिक विकास गति भी जोर पकड़ रही है, 5.4 से 5.9 हो जाएगा। हमारा फॉरेक्स बेटर है, हमारा डेयरी उद्योग बेटर है। इतना ही नहीं, उस आर्थिक सर्वेक्षण में यह भी लिखा है कि सरकार की डेयरी विकास की नीतियों से यह हुआ है। उसमें यह भी लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर के लिए सरकार ने जो कदम उठाए, बैंकों ने लोन दिए, उसके कारण एग्रीकल्चर ग्रोथ हो रहा है। केवल वो राजकोषीय घाटा को समस्या मान रहे हैं, अगर गहराई से देखा जाए मानसून को मान रहे हैं। तो ये तो मेरे लिए बहुत आश्चर्य का विषय है, और इसीलिए इस बजट से मैं कोई उम्मीद नहीं करता हूं, क्योंकि वो पूरा, एक सेकेंड, उसमें जो पॉलिसी रिकमेंडेशंस है वो भी आप ध्यान दोगे तो वो बिल्कुल मनमोहन सिंह की है। चाहे आप उसमें सब्सिडी में कटौती का मामला मान लीजिए। अब मैं एक एक पढ़ के आगे बता सकता हूं कि ये कंप्लीट 100% ये यूपीए सरकार का कार्बन कॉपी ये इकोनॉमिक सर्वेक्षण है। उस सरकार को यह साबित करता है कि उसकी आर्थिक नीति सही थी, और साथ ही साथ उसी के द्वारा बनाई गई नीतियों पर आके चलने की अनुशंसा इस आर्थिक सर्वे में थी। बजट आने के पहले ही आप भी कड़वी दवा दे रहे हैं अवधेश जी। चलिए हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय कराते हुए मैं सवाल ले लेती हूं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं बिजनेस इकोनॉमी अमर उजाला के सीनियर एडिटर हरबीर सिंह जी। इसके अलावा प्रदीप जी की बातें आपने सुन ही ली हैं, अवधेश जी ने भी अपनी बातें रख दी हैं, उन्हें किसी तरह की उम्मीद नहीं है। हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट और टैक्स एक्सपर्ट प्रभात अग्रवाल जी भी स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट गोपाल केडिया जी भी स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, और इसके अलावा हमारे साथ पीएचडी चैम्बर से सोम दुआ जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सोम जी आपका ही रुख करते हुए, और सवाल मेरा ये है, आपको उम्मीदें हैं क्या कि राहत दी जाएगी सरकार की ओर से, या फिर माना जाए कि कड़वी दवा जिसका जिक्र बार बार प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वही स्थिति और वही चीजें आज हमें बजट में भी दिखाई देंगी? देखिए, मैं जो एक्सपेक्ट करता हूं, देयर विल बी सम गुड रिलीफ्स एंड देयर शुड बी ए पॉजिटिव बजट which creates a environment of investment and investment friendly. So this is the hope which at least we have got.
अच्छा, होप इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बजट की बात की जा रही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बजट से पहले जो बेसिक मुद्दे हैं उनको टच करना जरूरी है। हरबीर सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, और बेसिक मुद्दा है कि आम जनता के घर में रोटी कैसे आए, उसके घर में एक दाल, रोटी, सब्जी, चावल कैसे मिले, 2 टाइम का भोजन उसको कैसे मिले, सुबह का नाश्ता उसको कैसे मिले। लेकिन महंगाई पर सब लोग चिंता जता चुके हैं। सिर्फ एक ही बात होती है कि जमाखोरी को रोकना जरूरी है और जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसको कैसा रोका जाएगा? खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली इस पर चिंता जता चुके हैं। सब लोग कहते हैं पर्याप्त स्टॉक है, लेकिन फिर भी महंगाई बढ़ती जाती है। देखिए, आपने सही कहा है, और जैसे अवधेश जी ने कहा था कि जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें बहुत बड़ा फोकस है महंगाई के ऊपर, और सरकार हालांकि दर्जनों मीटिंग कर चुकी है, लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी हो रही है कि महंगाई पर अभी उस तरीके से अंकुश लगता नहीं दिख रहा जिस तरीके के प्रयास दिख रहे हैं। अब उसमें जब तक राज्यों की भागीदारी नहीं बढ़ेगी, उस तरीके से नहीं होगा। जब सेंट्रल पूल में स्टॉक्स की हम बात करते हैं तो वो खाद्यान्न स्टॉक है, और 700 लाख टन से ज्यादा का स्टॉक हमारे पास सेंट्रल पूल में है, लेकिन महंगाई बढ़ रही है दूध से, महंगाई बढ़ रही है सब्जियों से, महंगाई बढ़ रही है फल से, महंगाई बढ़ रही है दालों से। तो ये जो चीजें हैं, जब तक इनकी सप्लाई बढ़ाने की आप कोशिश नहीं करेंगे, और वो काम रातों रात नहीं हो सकता। हालांकि इसमें संकेत दिए है कि पूरे देश को एक एग्रीकल्चर मार्केट में तब्दील कर दिया जाए और इसको बाजार के भरोसे छोड़ दिया जाए। तो बाजार के भरोसे छोड़, तो बाजार तो अभी भी काम कर रहा है। अगर आप एक तरीके से देखें तो लिबरलाइजेशन की बात है, सारा का सारा 2 चीजें आ रही है इस पूरे, इनका जो संकेत है वो ये है कि एक तो कॉर्पोरेट के भरोसे सब कुछ छोड़ा जाए, बाजार के भरोसे सब कुछ छोड़ा जाए, और अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो सरकार तब इंटरवेंशन करे। और जो आउटलुक और चैलेंजेस बताए गए हैं सर्वे में, और जिसका हमें बजट में भी देखने को मिलेगा, अवधेश जी ने संकेत दिया था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जो बात उस वक्त कही गई थी जब आपका पैसा आपके हाथ, पिछली सरकार ने कहा था कि सब्सिडीज को कैसे उसका जो लीकेज है उसको रोके, तो ये इसमें भी कहा गया कि फूड स्टैंप आप ले आइए और सरकार जो है खाद्यान्नों की खरीद और उसके वितरण से बाहर हो जाए। ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर सरकार बाहर हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोक्यूरमेंट से, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि फिर जो अभी जमाखोर चिल्ला रहे हैं, तो उस वक्त क्या करेंगे ये लोग। तो ये एक बड़ा पक्ष है। दूसरे, सब्सिडीज को कटौती करने के लिए चौतरफा दबाव सरकार के ऊपर है, और लगातार ये कहा जा रहा है कि वो एक बहुत बड़ा एक तरीके का क्राइम है सब्सिडी देना, उसको किसी तरीके से कम किया जाए। अब लगता नहीं है कि सब्सिडी इतनी बुरी चीज है। अगर हमारे देश में हर तीसरा आदमी गरीब है, और गरीब की परिभाषा भी वो 32 रुपया का उसका खर्चे को आप बना रहे हैं, तो समझ नहीं आता कि उसको मदद कौन करेगा। या तो आप कहें कि कॉर्पोरेट को आप सब कुछ दे दीजिएगा, लाखों करोड़ का जो आप इंटरेस्ट बेनिफिट्स और दूसरे एग्जेम्पशन जो उनको टैक्स में देते हैं, करीब 5-6 लाख करोड़ का, वो सारा उनको तो दे दीजिए। लेकिन इधर आपको 3-4 लाख करोड़ की जो सब्सिडीज है, वो सबसे बड़ा दर्द सरकार को, यह जो नीति निर्धारक है, यह जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, उसको सबसे बड़ा लग रहा है। अब इस बजट में सरकार के सामने यही चैलेंज होगा कि जो तमाम सारे वादे किए गए हैं मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल क्लास से, और बेहतर अच्छे दिन आने की जो बात की गई है, वो किसान हो, मजदूर हो, नौकरी पेशा आदमी हो, वो स्टूडेंट हो जिसको अभी नौकरी नहीं मिली है, तो उन सब के लिए अच्छे दिन लाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ और जो इन्वेस्टमेंट की बार बार बात हो रही है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए, बिल्कुल अच्छी बात है। जब तक इन्वेस्टमेंट का साइकिल फिर से शुरू नहीं होगा, ग्रोथ नहीं आएगी, ग्रोथ नहीं आएगी तो रोजगार के अवसर नहीं आएंगे, लोगों को विकास में भागीदारी नहीं मिलेगी। मुंबई से हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं। राजकोषीय सूझबूझ का रास्ता निकलेगा कैसे? फिलहाल हम सीधे रुख करेंगे मुंबई का। अभिषेक शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनके साथ कुछ लोग मौजूद हैं। अभिषेक, उन लोगों से बात कीजिए। हमने देखा था रेल बजट को शेयर बाजार ने बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं लिया था, आज बजट पे भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, उन लोगों की उम्मीदें क्या हैं? बिल्कुल, हमारे साथ देखिए कई पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं जो कि पूरी तरह से तमाम इस क्षेत्र में बाकायदा जानकारी रखते हैं। हमारे साथ आरके जैन साहब मौजूद हैं जो सारा केमिकल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। सर, क्या कहेंगे आप, आज किस तरह से आपकी उम्मीदें जुड़ी हुई और शेयर मार्केट और बाजार क्या सोचता है इस बारे में? देखिए, इस बार का बजट ये हर साल की तरह का एक फॉर्मेलिटी वाला बजट नहीं है। देश की जनता को बहुत उम्मीदें हैं, देश की जनता ने मोदी गवर्नमेंट को बहुत बड़ा मैंडेट दिया है, और ये बजट एक उम्मीदों से भरा हुआ बजट है देश की जनता के लिए, जिसमें देश की जनता का हर सेक्ट, एक मिल मजदूर से लेकर मिल का सीईओ तक बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है। मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा, जो हमारे देश में इनकम टैक्स का एक सिस्टम है, 125 करोड़ की पॉपुलेशन है, लेकिन एक बिल्कुल छोटा परसेंटेज इनकम टैक्स के नेट में आता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनकम टैक्स का बेस बढ़ाएं और टैक्स रेट को कम करें,
और टैक्स फाइलिंग का जो प्रोसीजर है उसको बहुत सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, जिससे कि एक इंडिविजुअल भी बिना किसी सीए के हेल्प के अपना रिटर्न फाइल कर सके। टैक्स नेट को बढ़ाना बहुत जरूरी है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि सब्सिडी जो हमारी गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया हुआ है सब्सिडी का, वो सब्सिडी असल में जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंचती है, बल्कि बीच में ही डाइवर्ट होकर उसका मिसयूज होता है। तो ये सिस्टम प्लग करने की जरूरत है और ग्रेजुअली, मैं जानता हूं कि एक बार में सब्सिडी खत्म नहीं करी जा सकती है, लेकिन ग्रेजुअली सब्सिडी को कम करते हुए इसको खत्म करने की जरूरत है, जिससे कि हमारा इन्फ्लेशन और बाकी इकोनॉमी सुधर सके। दूसरी हमारे साथ सर चित्रा एक और जो मौजूद है, सुरेश कोटक जी मौजूद, जो कि एग्रीकल्चर के बारे में काफी जानकारी रखते हैं। हम इनसे जानते हैं कि एग्रीकल्चर के बारे में किस तरह के उम्मीद रखते हैं। सर क्या कहेंगे खेती के बारे में, किस बारे में क्या होना चाहिए बजट में पूरे? मैं ऐसा विचार मेरा है कि यह बजट जो आएगा वो खेती प्रधान होगा। माने खेती में जो मॉडर्न टेक्निक्स और जो इनकम बढ़ाने के लिए, काम बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करने के लिए, क्यों कि इंडस्ट्री का बेस तो खेती है, क्योंकि खेती से रिसोर्सेज आता है। माने फॉर एग्जाम्पल, सर थोड़े छोटे छोटे जवाब रखें। एक गांठ रुई की बढ़ेगी तो 5 आदमी को रोजगारी मिलेगी। तो जो हम नक्शा जो देख रहे हैं और जो विकास की प्रक्रिया को जो बढ़ावा दे रहे हैं, जो मोदी जी की सिस्टम है और जो गुजरात ने किया कि गुजरात का जीडीपी ये खेती की अच्छी हिफायत करके जो हमारा जीडीपी चाइना से भी गुजरात का आगे हो गया था, इसी विकास की प्रक्रिया एग्रीकल्चर को आगे लाके मेरे हिसाब से बजट में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा और कुछ एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। मेरी उम्मीद ये है। और सीड प्योरिटीज, इरिगेशंस और फूड प्रोसेसिंग, माने खेती केंद्रित और खेती लक्षी बहुत सी चीजें ये लाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीदें हैं। और मैं मानता हूं कि गुजरात का मॉडल देख के खेती को पूर्णता प्राधान्य देंगे। और मैं एक और रेकमेंड करूंगा, हमारे वहां जो वेस्ट लैंड्स है, वो लैंड्स को कमीशन करने के लिए हमें लैंड को रिकमीशन कैसे किया जाए। जैसे अमेज़न नदी के आजू बाजू की जमीनें सब मार्शी लैंड को रिकमीशन कैसे किया जाए। जैसे अमेज़न नदी के आजू बाजू की जमीनें सब मार्शी लैंड को उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया। ऐसे सॉइल रिकंस्ट्रक्शन करके हम बहुत सी खराब जमीनों को उपयोग में ला सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने सर, ला सकते हैं। हमारे साथ जैन साहब मौजूद हैं। क्या कि सर एक बड़ा तबका होता है टैक्स पेयर का होता है, जो आम की, उनसे उनको क्या उम्मीदें हैं? क्या लगता है कि उनके लिए कुछ अच्छा आएगा? और शेयर मार्केट के लिए खासतौर से क्या कहेंगे आप? क्या शेयर मार्केट आज किस तरह से उतार चढ़ाव देखेगा? देखिए, शेयर मार्केट बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दोनों आते हैं। आज हमारे देश को एक मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाने की जरूरत है। जो एसएमई सेक्टर हमारे देश में है, वो एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का एक बैकबोन है। उसको स्ट्रांग बनाकर हम इकोनॉमी को टोटली रिवाइव कर सकते हैं। में 9% की गिरावट देखी गई है और जिस कृषि की बात की जा रही है, नेशनल कॉमन मार्केट बनेगा, इस तरह की उम्मीद भी इस बजट से की जा रही है। फिलहाल तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन उसके पहले हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा दें, जहां आप अच्छे दिन का बजट देख रहे हैं, वहां पर क्या सस्ता क्या महंगा होगा, लगातार हम आप तक ये खबर पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल उम्मीद यही की जा रही है कि ब्रांडेड चीजें महंगी हो जाएंगी और कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिसमें मीठी गोली आपको मिल जाए। सस्ता क्या होगा? फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, लैपटॉप, सोना, दवा, ये चीजें सस्ती की जा सकती हैं। और हम आपको 2009 और 2014 के आंकड़े भी दिखा रहे हैं। खाद्य पदार्थों की कीमतों में किस तरह का बड़ा अंतर आया है और इसी महंगाई को पाटना नरेंद्र मोदी के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल गोपाल केडिया जी आपसे भी है। कृषि की हम बात कर रहे थे, लेकिन उसके पहले एक बार हम महंगाई का जिक्र कर लें, क्योंकि 280 हम दिखा रहे हैं 2009 और 414 2014 का ये आंकड़ा है।
कथनी और करनी के बीच के फर्क को भी मिटाएं नरेंद्र मोदी, इसके लिए भी आज इस बात का जिक्र साफ साफ उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे वायदे चुनावों के दौरान उनकी ओर से किए गए थे। देखिए, पिछले 10 सालों से जो बजट आते रहे हैं और इस साल के बजट में एक जो सबसे बड़ी चीज जो देखने को मिलेगी, कथनी और करनी में अंतर नहीं मिलेगा। कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के अलग अलग होते हैं। पिछले 10 सालों के बजट में हमने देखा इस तरीके से छुपे रूप से टैक्स चार्ज किया गया। और हम तो अभी जो जनरली जब बजट की बात करते हैं, हम लोग इंडिविजुअल टैक्सेशन की बात करते हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट की बात करते हैं और इन्वेस्टमेंट एटीसी की बात करते हैं। इसके अलावा भी बजट बहुत कुछ है। मैं आपको बताऊं दीपक जी, एक ट्रांसफर प्राइसिंग का प्रोविजन आया इंडिया में कॉर्पोरेट सेक्टर पर, और अभी 70,000 करोड़ लिटिगेशन में फंसा हुआ है। ऐसे ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन जिसमें कोई विजन नहीं है। आप इन्फोसिस की जो प्रॉफिट रेट है, नेट प्रॉफिट मार्जिन है, और मैं अगर कोई सॉफ्टवेयर बिजनेस शुरू करता हूं, उससे कंपेयर आप कर देते हैं और कुछ नहीं सुनते हमारी। हम जितना भी दलील दें कि हमारा मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, हम उनको कम्पीट नहीं कर सकते। आप इंडिया में एक मैट बोल के मिनिमम अल्टरनेट टैक्स आया, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स के बाद एएलटी आ गया। अब ये कहते हैं कि प्रॉफिट का एक कैलकुलेशन का सिस्टम बनाया गया कि आप प्रॉफिट पे टैक्स देना होगा। अब इन्होंने प्रॉफिट की डेफिनेशन चेंज कर दी कि अगर प्रॉफिट नहीं भी है तो भी आपको 18.5% टैक्स देना ही पड़ेगा। तो ये बीच में फ्रिंज बेनिफिट टैक्स आ गया था जो चिदम्बरम साहब ने घुसाया था, जो प्रणब मुखर्जी साहब ने उसको बाहर निकाला। तो बजट बहुत कुछ है। जब बजट के बिटवीन द लाइन्स में हम जाएंगे, अभी जो बजट आएगा उसमें जो हम चीजें सुनेंगे, जो जेटली साहब बोलेंगे, उसके अलावा भी जो मेमोरेंडम में हम लोग जो पढ़ेंगे, तो कथनी और करनी में मेरे को लगता है इस बार बहुत कुछ गैप कम होएगा। और जो चीज कहेंगे, और हमने देखा है अभी इकोनॉमिक सर्वे जो कल आया, इकोनॉमिक सर्वे में टैक्सेशन के मामले में दो चीजें उन्होंने साफ साफ लिखी है। एक तो लिखा है कि डीटीसी रिक्वायर्स ए क्लीन एंड मॉडर्न रिप्लेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। डीटीसी के बारे में उन्होंने चर्चा करी। अब डीटीसी के बारे में आपको ये बतला दूं, चिदम्बरम साहब जाते जाते उन्होंने पार्लियामेंट में डीटीसी पेश करके चले गए। अब उसमें क्या किया, डिटेल डायरेक्ट टैक्स कोड बोल दीजिए ना, डायरेक्ट टैक्स कोड, डायरेक्ट टैक्स कोड, जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो पिछले 60 साल से चला रहा है, उसको रिप्लेसमेंट करने के लिए इसका प्रावधान रखा। और उसमें क्या किया, जो कंपनीज की जो टैक्स ऑडिट होती है उसके भीतर एक डेफिनेशन डाल दिया कि उस टैक्स ऑडिट को कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी भी कर सकते हैं। तो अकाउंटेंट की डेफिनेशन चेंज कर दी। तो इतनी सारी चीजें जो है जो कि डायरेक्टली बिजनेस वर्ल्ड में नहीं होनी चाहिए, वो पुराने एक्ट में आ गई। उस एक्ट का सिंप्लीफिकेशन करना बहुत जरूरी है। 1961 का एक्ट है और उन्होंने डीटीसी का लिया। दूसरा, उन्होंने कहा जीएसटी के बारे में उन्होंने चर्चा करी। जीएसटी के बारे में हम देख रहे हैं कि पिछले 6-7-8 सालों से जीएसटी की चर्चा कर रहे हैं। चूंकि स्टेट गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है तो वो जीएसटी के बारे में कुछ हो नहीं पा रहा है। उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे में साफ लिख दिया। इसमें नया क्या है, जीएसटी डायरेक्ट टैक्स कोड। डायरेक्ट टैक्स कोड तो प्रणब मुखर्जी ने ही वो अपने बजट में डाल दिया था। नहीं, ये तो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से चर्चा चली आ रही है। जीएसटी इसमें मैं वही तो कह रहा हूँ ना। नहीं, जीएसटी में उन्होंने जो चर्चा करी, नहीं, सवाल ये है कि इसकी शुरुआत हुई, चर्चा हुई, लागू तो नहीं हुआ है जीएसटी। नहीं, सवाल ये है जीएसटी और डीटीसी लागू कब होगा, सवाल ये है। ये इसी का रोड मैप दिखना चाहिए। मैं जीएसटी के बारे में बोल रहा हूं कि इस बजट में अरुण जेटली कम से कम सेंट्रल जीएसटी लागू करने की घोषणा करेंगे और स्टेट जीएसटी का रोड मैप तक मेरी जानकारी है, सेंट्रल जीएसटी तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक स्टेट्स उसके लिए राजी ना हो जाए, क्योंकि स्टेट्स हल्ला मचा देंगे। नहीं, सेंट्रल जीएसटी केवल ये एक्साइज और सर्विस टैक्स के लिए है। वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डोमेन है उसमें लागू करने की घोषणा की तारीख आज बजट में हो सकती है। दूसरा, स्टेट जीएसटी के बारे में जो स्टेट से बात चल रही है वो एडवांस स्टेज पर है। मामला असली रुका हुआ है सेंट्रल सेल्स टैक्स के कंपनसेशन को लेकर। सेंटर जो देना चाहता है, स्टेट्स उससे राजी नहीं है। उनको लग रहा है कि इससे हमारा वित्तीय घाटा होगा। तो उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं, ये भी अरुण जेटली की क्षमता की एक परीक्षा होगी। लेकिन उसका रोड मैप देखिए, ऐसा है कि ये आखिरी बजट तो है नहीं, ये पहला बजट है। 5 साल का मैंडेट मिला है। उनको बताना होगा कि अगले 5 साल में हमारी सरकार क्या करने जा रही है। आप ये सब्सिडी का ही मामला ले लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप आंख बंद करके सब्सिडी देते जाएंगे, और ये भी नहीं हो सकता कि आप सब्सिडी खत्म कर दें। जो अरविंद जी बात कह रहे थे, जितना बड़ा गरीब तबका है तो आप सब्सिडी देना कोई पाप नहीं है।
लेकिन आपको उसको रैशनलाइज भी तो करना चाहिए कि जिसके लिए आपने ये व्यवस्था की है उस तक पहुंच रहा है कि नहीं। बिल्कुल, उसको उस तक कैसे पहुंचे, करवाने वाले यही तर्क देते हैं। नहीं, वो गलत तर्क है, उसमें लूप होल्स हैं। आप लेकिन बिल्कुल ये नहीं है, निश्चिंत रहिए, ये नहीं है सरकार या कोई सरकार टारगेटेड है उसके पास जाता ही नहीं है। सब्सिडी खत्म नहीं करने वाली है कोई भी सरकार। एक ब्रेक के बाद चर्चा हमारी जारी रहेगी। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हमारे साथ फिक्की के वाइस प्रेसिडेंट जुड़ेंगे, साथ ही साथ हीरानंदानी जो कि मुंबई के सबसे प्रमुख बिल्डर्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। निरंजन हीरानंदानी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे कि मोदी साहब ने सपना देखा है कि 10 साल में हर एक आदमी को घर दिया जाए, क्या वो घर मिल पाएगा। बात करेंगे ब्रेक के बाद।